हेलो स्टूडेंट्स। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने प्री रोमांटिक एज की जो इम्पोर्टेंट मेन फीचर्स थे उसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हमने उस एज के जो पोएट्री और प्रोज के जो मेन फॉर्म्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। उस ड्यूरेशन में जो मेन इम्पोर्टेंट पोइट्स थे वो थे थॉमस ग्रे, विलियम कूपर, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स एंड जेम्स थॉमसन। तो सबसे पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में को डिस्कस करते हैं। विलियम ब्लेक, जिनका बर्थ 28 नवंबर 1757 को हुआ था और उनकी डेथ 12 अगस्त 1827 को हुआ था। ही वॉज ए पोइट, पेंटर, एनग्रेवर एंड अ विजनरी। तो वो एक कवि थे, उनके साथ साथ में वो एक पेंटर भी थे, एनग्रेवर मतलब जो नक्काशी करते वो भी थे, एंड अ विजनरी ऑल्सो। William Blake worked to bring about a change both in social order and in the minds of men. तो विलियम ब्लेक की जो राइटिंग है, जो पोइम्स है, उन्होंने उसमें जो थीम ली है वो ये है कि वो उस टाइम के जो सोशल माइंडसेट था लोगों का, उसको वो चेंज करना चाहते थे, उसको लेकर उन्होंने पोइम्स लिखी हैं। दो इन हिज लाइफ टाइम हिज वर्क वॉज लार्जली नेग्लेक्टेड और डिसमिस्ड। पर उनकी जो लाइफ टाइम मतलब उनकी जब तक वो जीवित थे तब तक उन्हें कोई भी वो फेमस नहीं हुए थे। उनकी जो वर्क था उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट किया गया था और बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं दिया गया था। बिकॉज क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वो जो सेट नॉर्म्स थे, जो ऑर्डर था सोसाइटी का, उसके अगेंस्ट जाके लिख रहे थे। और ये हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा से ऐसा होता है कि जब कोई सेट नॉर्म होता है उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है या उसको पनिश किया जाता है। He is now considered one of the leading light of English poetry and his work was only grown in popularity. पर अब के टाइम में विलियम ब्लेक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसकी जो पोइट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हिज फादर जेम्स वॉज ए होशियर। उसके जो फादर थे वो एक होशियर थे। ब्लेक इज़ नाउ कंसिडर्ड ए सेमिनल मतलब इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के जो हिस्ट्री है उसमें विलियम ब्लेक को बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता है उनकी पोइट्री के लिए और उनकी विजुअल आर्ट के लिए। ही कैम फ्रॉम ए लोअर क्लास फैमिली और उनका जो बर्थ है वो एक लोअर क्लास में हुआ था। ही वॉज ए इनग्रेवर, वो नक्काशी करते थे, मतलब हाँ वो नक्काशी करते थे। इनफैक्ट हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस आर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड मतलब उनका सचित्र वर्णन किया गया है। जो उन्होंने दो पोइम्स लिखी थी जो मोस्ट फेमस पोइम्स हैं उनकी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस तो आई थी 1789 में और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वो आई थी 1794 में। तो इन दोनों को उन्होंने लिखने के साथ साथ उनका सचित्र वर्णन भी किया था। Many of his poems are a criticism of the suffering of the poor and the oppressed. उनकी जो poems है उनमें से ज़्यादातर poems में उन्होंने जो oppressed है मतलब जिनको दबाया गया, जो निम्न दर्जे के जो लोग हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको ऑप्रेस्ड किया गया है, जो गरीब है उनको दबाया, किस तरह से वो दबाया जाता है उसके बारे में उन्होंने ये पॉइंट्स लिखी थी। इनफैक्ट ही अटैक द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द मोनार्की। और उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड मतलब जो इंग्लैंड का जो चर्च था और वहाँ की जो मोनार्की यानी राजा जो भी थे, राजवंश, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। ही सो द कल्चर ही लिव्ड इन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ मैन हु आर बॉर्न विदाउट पावर। उन्होंने देखा कि जो उस टाइम का जो कल्चर था वो जो गरीब आदमी थे, जो गरीब मतलब वर्ग में पैदा हुए थे, उनको हमेशा ऑपरेस्ड ही करता था, मतलब उसको दबाता ही था। गरीब को और परेशान किया जाता था, उन्हें और दबाया जाता था। ये उस टाइम के कल्चर में था और उन्होंने इस चीज़ को देखा और इसको अपनी पोइट्री के थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस ऑन ए फर्स्ट लेवल वर इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन। और ये जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस लिखे थे वो फर्स्ट लेवल पे चिल्ड्रंस के लिए लिखे गए थे, बट दे वर meant टू शो द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल्स, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। पर ये जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस उन्होंने लिखे थे वो इंसान की आत्मा की दो कॉन्ट्ररी यानी विपरीत अवस्थाओं को दर्शाता है। विपरीत मतलब इनोसेंस मतलब एक बहुत ही मासूम जो कि कच्चा या फिर बोलते प्राकृत अवस्था में होता है, जैसा वो फील करता है वो वैसा ही होता है, जैसा वो अंदर से है वैसा ही वो बाहर से मतलब दिखावा वगैरह नहीं था। पर एक्सपीरियंस मतलब इंसान रूल्स में नियमों में बन जाता है, मौलिकता में बन जाता है और वो
स्टेट के अंदर में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इस टाइप की मतलब माइंडसेट जो होता है, साथ में वो अपनी चीज़ों को छुपाने में लग जाता है, जो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, उस सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जबकि बचपन में जो मन में होता है वही बात एक्सप्रेस की जाता है। तो इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में ये डिफरेंस बताया था उन्होंने। द वर्ड ऑफ इनोसेंस इज़ अपरेंटली अनथ्रेटनिंग एंड फियरलेस। उन्होंने बताया कि जो बचपन का या फिर इनोसेंस की जो अवस्था होती है वो बिल्कुल ही भयमुक्त होती है, फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और उसमें सिर्फ प्रसन्नता या खुशियाँ होती है। इट सीम्स लाइक ए गार्डन ऑफ ईडन। वो ऐसे प्रतीत होता है कि हम गार्डन ऑफ ईडन में, मतलब स्वर्ग में रहें, वैसे स्वर्ग में जैसी अवस्था होती है वैसे अवस्था को महसूस करते हैं। मतलब बिल्कुल भी अनहैप्पीनेस नहीं होती है, चारों तरफ खुशियाँ होती है, हर टाइम वो खुश रहते हैं, उनमें दुख का भाव कम होता है। द लैम्प एंड द चाइल्ड आर कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ गॉड। और उनके जो पॉइंट्स में लैम्प और जो बच्चे हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया था, मतलब उनके बराबर माना गया था। द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज़ फुल ऑफ सेल्फिशनेस। जबकि जो एक्सपीरियंस का यानी कि एक्सपीरियंस का जो दुनिया होती है वो सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन से भरी हुई होती है। क्रूअल्टी एंड सोशल इनजस्टिस, उसमें क्रूरता होती है, और सोशल मतलब समाज में असमानता होती है। एंड इट्स सिंबल इज़ द टाइगर। उसका जो सिंबल है एक्सपीरियंस का वो टाइगर है। टाइगर बहुत ही पावरफुल होता है, उसमें बहुत पावर होती है, वो बहुत उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, पर उसमें लस्ट भी होती है कि उस चीज़ को पालूँ, उस चीज़ को पालूँ, इस चीज़ की। और उसमें एंगर भी होता है, एग्रेसिव भी होता है वो बहुत ज़्यादा। तो जैसे इनोसेंस बचपन में बच्चा एकदम इनोसेंट होता है, उसको ज़्यादा चीज़ों की लालसा नहीं होती कि मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ऐसे वैसे सब चीज़ें चाहिए होती है, ऐसा नहीं होता। वो मिट्टी के साथ भी खेल लेता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको उसकी लालसाएँ बढ़ जाती है, वो हर चीज़ को पाना चाहता है। तो ये दोनों जो अवस्थाओं को, जो कि विपरीत अवस्था को उन्होंने अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया था। Blake is very interested in children. In fact, he uses a simple language typical of ballads. और ब्लैक को बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। Although Black was considered mad by contemporaries for his idiosyncratic view, ऐसा था कि उनके टाइम में जो उनकी जो विचारधारा थी उसकी वजह से उनको पागल माना जाता। उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालिक जो भी लेखक थे, जो भी लोग थे, वो उनको पागल मानते थे। ही इज़ हेल्ड इन हाई रिगार्ड बाय लेटर क्रिटिक्स फॉर हिज एक्सप्रेसिवनेस एंड क्रिएटिविटी। पर बाद के जो क्रिटिक्स आए थे उन्होंने उनको हाई रिगार्ड में लिया, मतलब बहुत सम्मान दिया। किस चीज़ के लिए? उनके एक्सप्रेसिवनेस, मतलब जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते थे उसके लिए, और उनकी क्रिएटिव मतलब हर चीज़ को एक नए तरीके से जैसे वो प्रेजेंट करते थे उसके लिए। एंड फॉर द फिलोसॉफिकल एंड मिस्टिकल अंडर करंट विद इन हिज वर्क। और जो उनके जो काम थे उनमें उन्होंने फिलोसॉफी को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, उस चीज़ को लेकर क्रिटिक्स उनको हाई रिगार्ड्स में लेते थे। Black's technique was to produce his tanks and design on a copper plate with an impervious liquid। और ब्लैक की जो टेक्निक थी वो थी कि वो कॉपर प्लेट पे जो उनका जो लिक्विड यूज़ करती या इंक यूज़ करती थी वो इनसॉल्युबल होती थी, मतलब एक बार आपने कर दी तो आप उसको मिटा नहीं सकते थे, तो उस चीज़ को वो यूज़ करते थे। और उनके जो नोटेबल वर्क है वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, फोर ज्यूज, जेरूसलेम, बिल्टन एंड did those fits in ancient times। नेक्स्ट इज़ थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का जो लाइफ स्पेन था वो 1716 to 1771 था। ही वॉज बॉर्न इन कॉर्नहिल लंदन इन 1716। और उनका जो जन्म था वो कॉर्नहिल लंदन में हुआ था। हिज फादर वॉज ए मनी स्क्रीवेनर इन द सिटी ऑफ लंदन। और उनके जो फादर थे वो मनी लैंडर थे, मतलब पैसे उधार दिया करते थे लंदन सिटी में। ही वॉज एजुकेटेड एट एटन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। और उन्होंने एटन और कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ाई की थी। इट वॉज एट एटन दैट ग्रे befriended with Horace Walpole, Richard West and Thomas Aston। और एटन कॉलेज पे ही वो हॉरेस वॉलपोल, रिचर्ड वेस्ट और थॉमस एस्टन के संपर्क में आए थे। और उन्होंने वहाँ पे एक ग्रुप बनाया था जिसे क्वाड्रपल अलायंस बोलते थे। He was closely attached to Richard West, and his death in 1742 dealt a grievous blow to Gray। और वो सबसे इन सब जितने फ्रेंड्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा रिचर्ड वेस्ट से अटैच थे, और इसी वजह से जब 1742 में उनकी जो डेथ होगी उनसे बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगा था। He also declined the offer of becoming poet laureate in 1757। और
उन्होंने 1757 में पोइट ल्यूरेट का एक पदवी होती है उनको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था बनने से। He was appointed as professor of history and modern language at Cambridge in 1768 और उनको कैम्ब्रिज में 1768 में प्रोफेसर की he was appointed as a professor। और इनकी जो डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे क्योंकि इनकी एक पोएम है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो जब मैं उसको डिस्कस करूँगी तो इनकी लाइफ से या इनकी जो किस तरह की राइटिंग करते थे उसको अपन उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उनके जो नोटेबल वर्क्स है वो है एन ऑड ऑन ए डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, जो कि इन्होंने 1747 में लिखी थी। एंड सेकेंड वन इज़ एन एलर्जी रॉट इन ए कंट्री चर्च यार्ड विच वॉज रिटन इन 1751। नेक्स्ट इज़ विलियम कूपर, जिनकी लाइफ स्पैन है 1731 टू 1800 और ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड हिम्नोडिस्ट। तो हिम्नोडिस्ट होता है जो हिम्स को लिखता है। हिम्स होते हैं जैसे अपनी स्त्रोत है और ऋचाएँ होती है ना अपने उसी तरह की जो हिम्स होते हैं जिनको हम भजन भी बोल सकते हैं, तो जो हिम्स को लिखते थे उनको हिम्नोडिस्ट बोलते थे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ हिज टाइम, वो अपने टाइम के मोस्ट पॉपुलर पोइट थे। कूपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th century नेचर पोइट्री बाय राइटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ एंड सीन्स ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड। कूपर ने अपनी राइटिंग में नेचर पोइट्री को इंक्लूड किया था तथा जो उसमें जो सीन थे वो एवरीडे लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ की थे, रोज़मर्रा की जो दिनचर्या होती है उसके सीन्स थे उनकी पोइट्री में, और जो कंट्री साइड मतलब गांव के ग्रामीण परिवेश से उन्होंने सीन लिए थे अपनी पोइट्री में। नेक्स्ट इज़ रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटलैंड की पोइट थे और उनको नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। ही इज़ ऑल्सो नॉन फैमिलियरली एज रबी बर्न्स द नेशनल बार्ड ऑफ आयरशायर एंड द प्लॉगमैन पोइट एंड वेरियस अदर नेम्स ऑफ एपिथेट्स। और इनको रबी बर्न्स भी बोलते हैं, नेशनल बार्ड भी बोलते हैं, बार्ड ऑफ आयरशायर भी बोलते हैं और प्लॉगमैन पोइट्स भी बोलते हैं। ही वॉज ए स्कॉटिश पोइट एंड लिरिसिस्ट, और वो स्कॉटिश पोइट थे। He was born in the village of Olney, Ayrshire of the South West Scotland in 1759। उनका बर्थ 1759 में हुआ था। He was the best known of the poets who has written in the Scots language। और उनके स्कॉट लैंग्वेज में जितने भी पोइट्स थे लिखी अपनी पोइट्री को, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस यही हुए थे। Although much of his writing is in English and a light Scot dialect accessible to an audience beyond Scotland। ज़्यादातर अपनी पोइट्री इंग्लिश में लिखी थी, पर फिर भी जो भी उन्होंने अपनी स्कॉटिश लैंग्वेज में लिखा था उससे सबसे ज़्यादा फेमस वही हुए थे स्कॉटलैंड की पोइट्स में। ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर हिज एमोरस एंड हिज रिबेलियन अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड मोरालिटी। और उन्होंने जो अपनी लव पोइम्स लिखी थी और साथ साथ में जैसे ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन में जो भी रूढ़िवादिता थी और जो मोरालिटी थी उसके अगेंस्ट जो उन्होंने लिखा था उसके लिए वो ज़्यादा फेमस हुए थे। ही वॉज सेल्फ टॉट पोएट हु सैंग एलिमेंट्री थिंग्स सच एज लव, म्यूज़िक, कंट्री लाइफ एंड नेचर। वो सेल्फ टॉट थे, मतलब उनको कहीं से एजुकेशन नहीं मिली थी, वो उन्होंने जो कुछ सीखा अपने आप ही सीखा था। और जो एलिमेंट्री थी मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में लिखा था, जैसे कि लव है, म्यूज़िक है, ग्रामीण परिवेश है, प्रकृति है। ही रोट इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। और उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो एकदम सिंपल थी, मतलब नॉर्मल इंसानों की को समझ में आ सके, उसमें ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स या फिर बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट नहीं किया था लैंग्वेज को, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की थी। एंड डायलैक्ट्स, और जो डायलैक्ट मतलब वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी उसको यूज़ किया था। हिज नेटिव स्कोर्स यूजिंग पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म्स सच एज द सॉन्ग्स और द बैलड्स। और उन्होंने जो ज़्यादातर यूज़ किया था उसमें सॉन्ग्स फॉर्म थी और बैलड थी, यानी गाथा बोलते हैं जिनको गाथाएँ, उस फॉर्म में उन्होंने लिखे थे अपने पोएम्स को। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय स्कॉट्समैन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज नेशनल हॉलीडे इन व्हाट इज़ नॉन एज बर्न्स नाइट। और उनका जो बर्थडे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बर्न्स नाइट के नाम से मनाया जाता है और उस दिन हॉलीडे रहता है। नेक्स्ट इज़ जेम्स थॉम्सन। ही वॉज ए स्कॉटिश पोइट एंड प्ले राइट। और वो जेम्स थॉम्सन स्कॉटिश पोइट थे और प्ले राइट मतलब जो प्लेस को लिखते थे वो। नॉन फॉर हिज पोएम द सीजन्स एंड द कैसल ऑफ इडोलसन्स एंड फॉर द लिरिक्स ऑफ रूल ब्रिटानिया। और उन्होंने जो मोस्टली वो जाने जाते थे अपनी पोएम द सीजन्स करके, उसमें जिसमें उन्होंने 4 सीजन्स को डिस्क्राइब किया था और उसमें से 2 सीजन्स तो आपके कोर्स में भी इंक्लूड हैं, इसलिए हम जेम्स थॉम्सन को बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एक कपल है विलियम गॉडविन और मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट। ये दोनों प्रोज राइटर थे। तो विलियम गॉडविन जिनकी लाइफ स्पैन 1756 से 1836 थी,
ही वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ रिलीजियस डिसेंटर्स। डिसेंटर मतलब जो उस टाइम का जो रिलीजन था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका जो भी मत था वो जो रिलीजन था उससे थोड़ा डिफरेंट था। और लेटर ही बिकम कंप्लीट एथिस्ट। एथिस्ट मतलब वो नास्तिक बन गए थे बाद में, क्योंकि उनको अपनी जो रिलीजन था उस टाइम का उनमें उसमें उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ही रोड 3 नॉवेल्स। उन्होंने 3 नॉवेल्स लिखी थी, जो पॉलिटिकल पैम्पलेट्स, अ वर्क ऑन एजुकेशन एंड अ स्पूफ ऑफ क्रिटिकल रिव्यू। इन थिंग्स एज दे आर और कैलब विलियम्स, ये इनकी एक नावल है जिसका नाम 2 नाम है इसका, थिंग्स एज दे आर और इसको कैलब विलियम्स भी बोलते हैं, विच वॉज पब्लिश इन 1794, जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी। प्रेजेंटेड द इंडिविजुअल एज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी एंड कंडेम द पावर हंग्री गवर्नमेंट, जिसमें एक इंडिविजुअल यानी कि एक आदमी को सोसाइटी का विक्टिम यानी कि सोसाइटी के द्वारा परेशान किया गया या क्या बोलते हैं उसको ऑपरेस्ट किया हुआ बताया गया था। और उन्होंने जो पावर हंग्री गवर्नमेंट है, जो कि सत्ता में जो गवर्नमेंट है वो जिसको और भी ज़्यादा ताकत चाहिए होती, उसको कंटेम्प्ट किया या उसको क्रिटिसाइज़ किया था। ही मैरिड मैरी वुllstonecraft, और उन्होंने मैरी वुllstonecraft से शादी की थी। नेक्स्ट इज़ मेरी वुllstonecraft, जिनकी लाइफ स्पैन है 1759 टू 1797। वो एक फेमिनिस्ट थी। और मेरी शैली जो कि बीबी शैली की वाइफ थी, उनकी मदर थी। उन्होंने लिखे थे 2 मेन लिखे थे, ऐसे तो काफ़ी लिखे थे पर 2 हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट है उनके। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन जो कि 1790 में आया था, एंड अदर वन जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड अ फेमिनिस्ट ट्रैक्ट, एक और टैक्ट लिखा था उन्होंने फेमिनिज्म पे, जो महिलावाद बोल सकते हैं उस पर। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन जो कि 1792 में पब्लिश हुआ था, इन विच ही एडवोकेटेड इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, और जिसमें उन्होंने जो दोनों समानता मतलब आदमी और औरत की जो समानता के बारे में उन्होंने और ज़्यादा जोर दिया था कि भाई आदमी और दोनों को समानता मिलनी चाहिए, मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। It was partially a response to several works on women education and female conduct written by men during the latter half of the 18th century. और ये जो वर्क था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये एक रिस्पॉन्स था, मतलब एक जवाब था किसके लिए, क्योंकि उस टाइम में जो जितने भी उस टाइम में वुमेन के एजुकेशन पे, उनके कंडक्ट पे जो भी आदमियों के द्वारा लिखा गया था उसका ये रिस्पॉन्स था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक औरत को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्वालिटी मिलनी चाहिए आदमी के बराबर, क्योंकि ज़रूर सिर्फ उसको एम्पावर करने के लिए नहीं, बिल्कुल अगर एक औरत को एजुकेशन दी जाए तो वो एक बहुत अच्छी बेटर आपकी लाइफ पार्टनर बन सकती है, साथ में आपके जो बच्चे हैं उनको जो बहुत अच्छे से एजुकेशन भी दे सकती है। आई होप कि जो मेन इम्पोर्टेंट जो राइटर्स थे इस टाइम में उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।